10 दिन में योगी के 10 धाकड़ बयान, किसी की नहीं सुन रहे योगी आदित्यनाथ, फ्री हैंड होकर 2027 की कर रहे तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त रौद्र रूप दिखा रहे हैं। 4 जून के बाद उनके साथ जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं अब वो एक बार फिर फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में योगी आदित्यनाथ के 10 ऐसे बयान सामने आए हैं जिन्होंने यूपी से लेकर दिल्ली तक में हड़कंप मचा दिया है। कभी योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कोई योगी या फिर संत सत्ता का गुलाम नहीं है, तो कभी योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ के पिछले 10 दिन में 10 धाकड़ बयान। अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। प्रभुता पाई काई मद नहीं, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। उस समय की समाज की बिगड़ती हुई स्थिति को एक देखते हुए कि देश क्यों गुलाम हुआ, क्यों विदेशी आक्रांता सफल हुए। एक तरफ उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, दलितों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, गिरवासियों को बिना भेदभाव से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना का अलग जगाया था जो एक अघोराचार्य को ही के द्वारा ही संभव था, एक योगी के द्वारा ही संभव था, एक संत के द्वारा ही संभव था। उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, छूत अस्पृश्यता के भाव को त्यागना होगा, तभी ये देश सुरक्षित हो पाएगा। और यहाँ के दलितों को, वनवासियों को, यहाँ के जनजातीय समुदाय को उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांताओं को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए सांझा को भी डपट करके भगाने का काम किया था, जो उनके चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी ये चीजें दिखाती है एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं,
आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना, 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था। और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा। यह देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। और उसी विरासत के संरक्षण की दिशा से ये विकास के कार्य उसके साथ जोड़े जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये तो जन्माष्टमी के अवसर पर इन्होंने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगा दी थी, नहीं मनने दी थी, क्योंकि जन्माष्टमी में परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का उद्घोष करने वाले श्री कृष्ण भगवान के द्वारा इस उद्घोष से कुछ लोगों को परेशानी होती थी। इसलिए समाजवादी पार्टी के सरकार में उनके नेताओं ने बैन कर दिया था। जब मैं आया था 2017 में सरकार में आया तो बहनों और भाइयों, मैंने कहा भी जन्माष्टमी में क्या आयोजन होता है? लोगों ने कहा कोई आयोजन नहीं होता है। अरे हमने कहा एक ही तो आयोजन है जो जेल में, थानों में और पुलिस लाइन में होता है। इसको धूम धड़ाके के साथ इस आयोजन को आयोजित करो, जिससे भगवान कृष्ण के बताए मार्ग पर चल करके समाज सज्जनों की रक्षा कर सकेगा और दुर्जनों से कायदे से निपटने का काम भी कर सकेगा। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जन्माष्टमी का आयोजन पूरी भव्यता के साथ सभी 1585 थानों में, 75 जनपदों में, सभी जेलों में और निजी आयोजन के अवसर पर भी हर गांव, हर शहर में कहीं झांकी निकल रही है, कहीं शोभा यात्रा निकल रही है, कहीं डोल यात्रा निकल रही है, पूरी भव्यता के साथ आयोजित हुआ। पर्व और त्योहार का क्या महत्व होता है, यह भारत के अंदर आकर के लोग देखें। भारत की विविधता, भारत के अंदर पर्व और त्योहारों की परंपरा इसका उदाहरण है और यह भारत की पहचान भी है। उस पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, नए नए अभियान चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं
सब जानते हैं कि भारत की सेना दुनिया की एक अद्वितीय सेना है, जिसने सदैव अपनी ताकत, अपने अनुशासन और तकनीकी क्षमता का लोहा न केवल दुश्मनों को मनवाया है, अपितु देश के अंदर भी सम और विषम दोनों स्थितियों में एक सकारात्मक भूमिका के साथ कार्य करते हुए अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन और सहयोग सदैव दिया है। यह भव्य समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एकीकृत कमांड, जिसमें थल, नभ और जल तीनों प्रकार की सेनाओं के एकीकृत समन्वय से कैसे हम आसानी से दुश्मन को परास्त कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एक झांकी भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। मैंने इस समारोह में नई पीढ़ी के उन्नत सैन्य उपकरणों का हम लोगों ने प्रदर्शन देखा है। हमारी सुदृढ़ होती हुई रक्षा शक्ति को भी हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने प्रदर्शित होते हुए देखा है। पैरा कमांडो का शौर्य, पूर्ण कार्रवाई, सेना के प्रशिक्षित श्वान दस्ते का अद्वितीय प्रदर्शन और घुड़सवार दल का भी उत्कृष्ट ट्रेनिंग हम लोगों ने जहां यहां देखा है, वहीं आधुनिकता, कॉम्बैट ड्रोन और स्वार्म ड्रोन की ताकत, यह आज हमारी सेना को दुनिया की एक पेशेवर दक्षता का प्रतीक बनाती है। इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं द्वारा ज्वाइंटमैनशिप और इंटीग्रेशन के माध्यम से जो बेहतरीन तालमेल का समन्वय प्रस्तुत किया गया है, वह हमारी सैन्य बलों की बढ़ती हुई सैन्य ताकत के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के प्रति 140 करोड़ भारतवासी को आश्वस्त भी करती है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एकजुट होकर कार्य करने का यह परिणाम है कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल केवल एक रक्षा ढांचा मात्र नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव भी है। हमारे वीर जवान अपने जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। वे इसीलिए राष्ट्र नायक के रूप में आम जनमानस के मन में सम्मान प्राप्त करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसे सक्षम और समर्पित सेना है जो देश की सुरक्षा हर स्थिति में करने में सक्षम है। आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। चाहे वह अलीगढ़ हो, चाहे वह झांसी हो या कानपुर या लखनऊ, सभी रोड पर काम प्रारंभ हो चुका है।
और मैंने पहले ही कहा, हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी कई पीढ़ियों के द्वारा जो अनैतिक और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है, इस संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम करेंगे। उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने प्रयागराज में किया है। माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने के काम किए। आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। यहां का विकास बाधित हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है। अयोध्या के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशरमी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा। एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए। ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है। और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। सीपी अग्रवाल जी ने बात कही कि हर तीसरे महीने उद्यमियों के साथ बैठक, मुख्य सचिव स्तर पर, जनपद स्तर पर तो हम लोगों ने अनिवार्य कर दिया है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हर महीने उद्योग व्यापार मंडल के साथ बैठक करें, उनकी समस्या का समाधान जो स्थानीय स्तर पर होना है उसका स्थानीय स्तर पर समाधान करें। जो स्थानीय स्तर पर संभव नहीं हो सकता, जो शासन के पास भेजना है तत्काल भेजें और शासन स्तर पर स्वयं संपर्क करके उसके समाधान का रास्ता निकालें। लेकिन राज्य स्तर पर भी यह बैठक का सिलसिला निरंतर आगे बढ़ेगा। कहीं कोई समस्या किसी भी स्तर पर नहीं आएगी, लेकिन हम सबको भी उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आप लोग तैयार करेंगे तो सरकार भी आपके साथ, अगर आप 10 कदम चलेंगे तो सरकार 100 कदम चलने को तैयार है। और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से हम लोग आज उत्तर प्रदेश को अगर इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में सफल हुए हैं तो कोई कारण नहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने में
हम सब सफल न हो। मैं एक बार फिर से इंसेंटिव प्राप्त करने वाले सभी उद्यमियों को, जिन्हें लेटर ऑफ कंफर्ट यहां पे आज जारी किया गया है नए उद्यम स्थापित करने के लिए, उन सबको भी मैं साथ साथ यहां पर आए हुए अन्य सभी उद्यमियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। औद्योगिक विकास विभाग को, इन्वेस्ट यूपी को इस पहल को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरकार और उद्यमी के बीच में यह परस्पर विश्वास बना रहे और ये विश्वास उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, पहले सामाजिक ताने बाने को इन्होंने छिन्न भिन्न किया, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए जो धनराशि राज्य की लगनी चाहिए थी उसमें लूट खसोट किया, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में डकैतियां डाली गई। आज आप देख रहे होंगे कि कल हम लोग 1000 नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्ति के लिए हम लोगों ने परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। मैं कहता हूं ये देश ही नहीं, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती। और कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या यही काम 2017 के पहले भी होता था क्या? 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी, वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। यही दृश्य पूरे प्रदेश का हुआ करता था। विकास के नाम पर भी यही लूट खसोट मची हुई थी, यही लूट पूरे प्रदेश में बची हुई थी। बहनों और भाइयों, इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है, हमें और आपको इसी प्रदेश में रहना है। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना, लेकिन बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश वासियों को धक्का खाने की आदत से अपने आप को उभारना पड़ेगा। सम्मान के साथ राष्ट्रवादी मिशन का सिपाही बन करके आगे बढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी और इसी के लिए ये 450 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात लेकर के आज मैं आपके पास इस मंच के साथ आया हूं।